रात के 12:30 बजे लखनऊ की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मेहता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पिछले गेट पर अचानक एक सफेद एम्बुलेंस तेजी से आकर रुकी और उसके ब्रेक की तीखी आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। दो वार्ड बॉय तेजी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा अभ्यास था, जैसे यह सब उनके लिए रोज की बात हो। उन्होंने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और अंदर से एक लड़की को स्ट्रेचर पर उतारा गया। वह आधी बेहोश थी, उसके हाथ ढीले से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें ऐसा डर था जो आवाज बनने से पहले ही जम जाता है। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा, जैसे मदद मांगना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल वार्ड बॉय ने उसका चेहरा घुमा दिया और उसे जल्दी जल्दी अंदर ले जाया गया। उसी वक्त ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइट टिमटिमाई और फिर अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उस रात को अंधेरे में धकेल दिया हो, ताकि जो होने वाला है वह किसी की नजर में ना आए। उसी शहर के एक छोटे से घर में एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के पास बैठा बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, रिया फोन उठा ले बेटा। लेकिन हर बार दूसरी तरफ वही ठंडी सी घंटी बजती और फिर कट जाती। 2 दिन हो चुके थे, 2 पूरे दिन, और उसकी बेटी घर नहीं लौटी थी। कॉलेज से निकली थी, लेकिन घर तक नहीं पहुंची। उसने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन वहां से बस एक ही जवाब मिला था कि शायद दोस्तों के साथ गई होगी। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को पहचानता है और उसे यकीन था कि बात कुछ और है। यह शक अब डर में बदल चुका था और डर ने उसे मजबूर किया कि वह मदद के लिए उस दरवाजे तक जाए जहां से आमतौर पर लोग आखिरी उम्मीद लेकर लौटते हैं। सुबह होते ही लखनऊ पुलिस मुख्यालय के बाहर एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी आईपीएस अधिकारी अदिति शर्मा। उसकी वर्दी सलीके से पहनी हुई थी और उसकी आंखों में वही ठहराव था जो उन लोगों में होता है जिन्हें सच्चाई को देखने की आदत होती है। उसके हाथ में एक फाइल थी, एक मिसिंग केस, लेकिन वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि किसी बड़े सच की शुरुआत हो। रिया वर्मा, उम्र 20 साल, आखिरी बार कॉलेज से निकली और फिर गायब। अदिति ने फाइल बंद की और सामने खड़े इंस्पेक्टर राजवीर की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सीधा सवाल था। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं? राजवीर ने नजरें झुका लीं और औपचारिक जवाब दिया कि जांच चल रही है। लेकिन अदिति ने तुरंत कहा, या तो सुराग नहीं मिला या फिर आप देखना नहीं चाहते। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि यह सवाल सीधा नहीं था। यह एक संकेत था कि मामला साधारण नहीं है। कुछ देर बाद अदिति उसी अस्पताल के सामने खड़ी थी जहां सब कुछ ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। चमकती इमारत, लोग आते जाते, मुस्कुराते चेहरे। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ वही नहीं देख रही थीं, वह उस सन्नाटे को पढ़ रही थीं जो भीड़ के बीच छुपा हुआ था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम किससे मिलना है? अदिति ने सीधा नाम लिया। रिया वर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम चेक करने का दिखावा किया। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया कि इस नाम से कोई मरीज यहां नहीं है। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए दोबारा पूछा, पक्का? और उस एक पल में रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान हल्की सी हिल गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अदिति ने बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर पूरे हॉल को देखा, जैसे वह किसी एक गलती का इंतजार कर रही हो। तभी उसकी नजर ऊपर तीसरी मंजिल के कॉरिडोर पर गई, जहां एक दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग दिख रहा था। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। उसने तुरंत पूछा, वह कमरा कौन सा है? जवाब आने में 1 सेकंड की देरी हुई, और वही देरी काफी थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, वह स्टोर रूम है। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, स्टोर रूम में भी 24 घंटे लाइट जलती रहती है। कुछ ही देर में अदिति उस मंजिल पर थी। उसके साथ राजवीर भी था, लेकिन उसकी चाल में वह यकीन नहीं था जो अदिति के हर कदम में दिखाई दे रहा था। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहां इलाज से ज्यादा राज रखे जाते हों। दरवाजे के पास पहुंचकर अदिति रुक गई। उसने हैंडल छुआ
वह बाहर से लॉक था। राजवीर ने धीरे से कहा कि बिना अनुमति अंदर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अदिति ने उसकी बात काट दी। अगर अंदर कोई जिंदा है तो अनुमति बाद में लेंगे। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, अंदर कोई है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत हल्की और टूटी हुई आवाज आई, जैसे किसी ने अपनी बची हुई ताकत से एक शब्द कहा, हो बचाओ। उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। राजवीर का चेहरा उतर गया और अदिति की आंखों में अब शक नहीं बल्कि यकीन था। उसने तुरंत कहा, चाबी लाओ। और इस बार उसकी आवाज आदेश नहीं बल्कि फैसला थी। कुछ ही देर में एक वार्ड बॉय कांपते हुए चाबी लेकर आया। दरवाजा खुलते ही जो सामने था वह एक अस्पताल का कमरा नहीं था, वह एक कैद था। एक बिस्तर पर वही लड़की पड़ी थी, रिया। उसका चेहरा सूख चुका था, आंखों में डर और राहत एक साथ थे, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सच में उसे देखने आया है। उसके हाथों पर रस्सी के निशान थे और वह कमजोर आवाज में बोली, मैडम मुझे यहां बंद किया है। 2 दिन से अदिति कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे वह इस एक दृश्य से पूरी कहानी समझ रही हो। पीछे से एक आवाज आई, यह सब क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़ा था डॉ कुणाल मेहता। चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि एक नियंत्रित गुस्सा और आत्मविश्वास था। उसने कहा, आप बिना अनुमति मेरे हॉस्पिटल के प्राइवेट एरिया में कैसे आ सकती हैं? अदिति धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और बोली, और आप एक लड़की को यहां बंद करके कैसे रख सकते हैं? कुणाल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा कि यह उनकी मरीज है। लेकिन अदिति ने बिना देर किए कहा, मरीज या दबाव? कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। रिया ने कांपते हुए बताया कि उसे कागजों पर साइन करने को मजबूर किया गया और जब उसने मना किया तो उसे यहां बंद कर दिया गया। कुणाल का चेहरा अब सख्त हो चुका था। उसने कहा कि अदिति को नहीं पता कि वह किससे बात कर रही हैं, लेकिन अदिति ने एक कदम आगे बढ़कर सीधी आंखों में देखते हुए कहा कि उसे बहुत अच्छे से पता है और अब उसे भी पता चल जाएगा कि वह किससे बात कर रहा है। कॉरिडोर के बाहर हलचल बढ़ने लगी थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर अब खेल बदल चुका था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहा था, यह कुछ बहुत बड़ा था। और अदिति ने उसी पल तय कर लिया था कि यह यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया था जिसे बंद रखने की आदत सबको हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही कमरे की घुटन जैसे बाहर फैल गई थी, लेकिन उस घुटन से भी भारी था वह सच जो अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। अदिति ने बिना एक सेकंड गंवाए रिया के पास झुककर उसकी नब्ज चेक की। उसकी हालत कमजोर थी, लेकिन वह होश में थी और सबसे जरूरी बात यह थी कि वह बोल सकती थी। अदिति ने धीरे से कहा, घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो, कोई तुम्हें यहां से जबरदस्ती नहीं रोक सकता। रिया की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसे पहली बार यकीन हुआ हो कि अब कोई उसकी बात सुनेगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, उन्होंने मुझे यहां बंद किया था, 2 दिन से पानी तक नहीं दिया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अदिति की आंखों में अब ठंडा गुस्सा उतर चुका था। उसने पीछे खड़े राजवीर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे इतना साफ था कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। डॉ कुणाल मेहता ने अपनी आवाज को नियंत्रित रखते हुए कहा, मैडम, आप एक सिचुएशन को गलत तरीके से समझ रही हैं। यह लड़की हमारी पेशेंट है और यह पूरा प्रोसेस मेडिकल ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। अदिति ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, किस बीमारी का इलाज ऐसे किया जाता है जिसमें मरीज को बाहर से लॉक करके रखा जाता है और उसके हाथों पर रस्सी के निशान हों? कुणाल ने जवाब देने से पहले 1 सेकंड का विराम लिया। वही 1 सेकंड अदिति के लिए काफी था। उसने तुरंत कहा, और अगर यह पेशेंट है तो इसका मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कहाँ है? एडमिशन फॉर्म कहाँ है? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। राजवीर अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अनुभव उसे बता रहा था कि मामला सामान्य नहीं है। उसने धीरे से कहा, सर, अगर रिकॉर्ड है तो दिखा दीजिए, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। कुणाल की आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन इस तरह अचानक आकर आरोप लगाना सही नहीं है, अदिति ने सीधे कहा। आरोप नहीं है, यह सवाल है और सवालों का जवाब अभी चाहिए। रिया ने धीरे से अदिति का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह डर रही हो कि कहीं यह सब खत्म न हो जाए। उसने कहा, मैडम, उन्होंने मुझे यहां बुलाया था,
कहा था कि मेडिकल रिसर्च के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने हैं। मैंने सोचा कॉलेज से जुड़ा काम होगा, इसलिए आ गई। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उसमें जमीन के पेपर्स थे। मेरे पापा का नाम था, उसमें मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तक साइन नहीं करोगी बाहर नहीं जाओगी। अदिति ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी और फिर धीरे से पूछा, किसने कहा था यह सब? रिया ने कांपते हुए डॉ कुणाल की तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। कुणाल ने तुरंत कहा, यह सब झूठ है मैडम। यह लड़की शायद मेंटल स्ट्रेस में है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही है। आप चाहें तो हमारे सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं। अदिति ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, बहुत कोशिश कर ली आपने इसे मरीज साबित करने की, लेकिन अब यह गवाह है और गवाह को चुप कराना इतना आसान नहीं होता। कॉरिडोर के बाहर खड़े स्टाफ में हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग फोन पर बात कर रहे थे, कुछ बार बार अंदर झांक रहे थे। माहौल में एक बेचैनी फैल चुकी थी। राजवीर ने धीरे से अदिति से कहा, मैडम मामला बड़ा लग रहा है, हमें ऊपर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अदिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, रिपोर्ट जरूर जाएगी, लेकिन पहले सच पूरा समझना होगा, क्योंकि आधा सच हमेशा झूठ को बचा लेता है। उसने तुरंत आदेश दिया, रिया को पानी दो और मेडिकल चेकअप के लिए तैयार करो, लेकिन यह यहीं होगा और मेरी मौजूदगी में कोई इसे कहीं नहीं ले जाएगा। उसके इस फैसले से कुणाल का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, आप मेरे हॉस्पिटल को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अदिति ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, जब हॉस्पिटल इलाज की जगह कैदखाना बन जाए तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। रिया को पानी दिया गया। उसने जैसे ही पहला घूंट पिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे संभलने लगी। अदिति उसके पास बैठ गई और बहुत शांत आवाज में बोली, अब तुम जो भी बताओगी वह रिकॉर्ड होगा और उससे फर्क पड़ेगा, इसीलिए जो सच है वही बताना। रिया ने सिर हिलाया और कहना शुरू किया। उसने बताया कि उसे कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि उसे एक मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करने होंगे। जब वह यहां आई तो उसे सीधे इस कमरे में ले जाया गया और कागज दिए गए। जब उसने देखा तो वह जमीन के ट्रांसफर से जुड़े थे। उसके पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनके साइन की वैल्यू थी। उसने मना कर दिया और उसी वक्त माहौल बदल गया। दरवाजा बंद कर दिया गया और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को नुकसान होगा। यह सुनकर राजवीर की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, यह फोर्जरी और एक्सटॉर्शन का मामला है। अदिति ने सिर हिलाया और कहा, और शायद इससे भी बड़ा। तभी रिया ने एक और बात कही जिसने कमरे का माहौल पूरी तरह बदल दिया। उसने कहा, मैडम, मैं अकेली नहीं हूं। पिछले महीने एक और लड़की आई थी, उसका नाम अंजलि था। उसने भी साइन करने से मना किया था। फिर अचानक वह गायब हो गई। सबने कहा कि वह खुद चली गई, लेकिन मैंने उसे रोते हुए देखा था उसी कमरे में। अदिति की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं। अब यह मामला एक केस नहीं रहा था, यह एक पैटर्न था। कुणाल ने तुरंत बीच में कहा, यह सब मनगढ़ंत है। आप बिना सबूत के इतने बड़े आरोप नहीं लगा सकती। अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सबूत मिल जाएंगे और अगर नहीं मिले तो बनाए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मिले तो बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। राजवीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने स्टाफ को निर्देश दिया कि पूरे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड सील किया जाए और कोई भी डेटा बाहर न जाए। यह सुनते ही स्टाफ में और ज्यादा बेचैनी फैल गई। कुछ लोग पीछे हटने लगे, जैसे उन्हें अंदाजा हो गया हो कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। अदिति ने धीरे से रिया से पूछा, क्या तुम्हें याद है किसने तुम्हें यहां लाया था? रिया ने कहा, दो आदमी थे। उनमें से एक बार बार फोन पर किसी को रिपोर्ट दे रहा था। उसने नाम नहीं सुना, लेकिन उसने एक बार कहा था कि सब तैयार है, बस साइन बाकी है। अदिति ने यह बात नोट कर ली और फिर राजवीर की तरफ देखा। यह नेटवर्क है और यह अकेले नहीं चल रहा। कॉरिडोर में अचानक एक हलचल हुई, जैसे कोई तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजवीर ने तुरंत दो कांस्टेबल को भेजा, लेकिन तब तक वह आदमी गायब हो चुका था। अदिति ने धीरे से कहा, अब इन्हें भी पता चल गया है कि खेल खुल गया है। कमरे के अंदर खामोशी फिर से लौट आई, लेकिन इस बार यह डर की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की खामोशी थी। अदिति ने खड़े होकर एक बार पूरे कमरे को देखा।
दीवारें साफ थीं, लेकिन उनमें छुपे सच अब दिखाई देने लगे थे। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है और अब यह रुकेगा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास आवाज भी है और वजह भी। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर कम और भरोसा ज्यादा था। उसने धीरे से पूछा, मैडम क्या मुझे न्याय मिलेगा? अदिति ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें पूरी सच्चाई तक जाना होगा और सच हमेशा आसान नहीं होता। बाहर सूरज चढ़ चुका था, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अलग ही कहानी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें अब सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग थी। और उस जंग की पहली गूंज अभी अभी सुनाई दी थी। कमरे के भीतर की हवा अब बदल चुकी थी। वही जगह जो कुछ देर पहले एक बंद कैदखाने जैसी लग रही थी, अब एक ऐसे सच की शुरुआत बन चुकी थी जो धीरे धीरे पूरे अस्पताल को निगलने वाला था। अदिति ने बिना समय गंवाए अपने फोन पर कुछ निर्देश भेजे और फिर राजवीर की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। इस कमरे को सील करो और इस फ्लोर पर जो भी है, किसी को बाहर जाने मत देना। अभी नहीं। राजवीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, जैसे वह समझ रहा हो कि यह सिर्फ एक जांच नहीं है, बल्कि एक टकराव है। उसने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया और कुछ ही सेकंड में कॉरिडोर में पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। डॉ कुणाल मेहता अब तक अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास पहले था, उसमें हल्की दरारें दिखने लगी थीं। उसने कहा, मैडम, आप इस तरह पूरे अस्पताल को लॉकडाउन नहीं कर सकती। यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अदिति ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर पब्लिक क्राइम होता है, तो वह सिर्फ प्राइवेट नहीं रहता। उसकी नजरें अब कमरे की दीवारों पर घूम रही थीं, जैसे वह सिर्फ सतह नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी चीजों को पढ़ रही हो। रिया को धीरे धीरे दूसरे बेड पर शिफ्ट किया जा रहा था ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो सके, लेकिन अदिति ने साफ कर दिया कि हर प्रक्रिया उसकी मौजूदगी में होगी। कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन बिना उसकी अनुमति के नहीं दिया जाएगा। रिया की आंखें अब थोड़ा स्थिर थीं, लेकिन उसका डर पूरी तरह गया नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैडम, वो लोग बार बार कहते थे कि अगर मैंने कुछ बताया तो पापा को नुकसान होगा। अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब जो भी होगा खुले में होगा और सामने होगा। राजवीर वापस आया और उसने धीरे से कहा, मैडम, स्टाफ में से कुछ लोग गायब हो गए हैं, शायद पीछे के एग्जिट से निकल गए। अदिति ने तुरंत पूछा, कितने? 3 या 4? अभी कंफर्म नहीं है। अदिति ने सिर हिलाया। मतलब उन्हें पहले से पता था कि क्या चल रहा है, और शायद उन्हें यह भी पता था कि कब भागना है। उसने तुरंत अस्पताल के सर्वर रूम के बारे में पूछा। एक जूनियर स्टाफ ने डरते हुए बताया कि सर्वर बेसमेंट में है। अदिति ने बिना देर किए कहा, चलते हैं। राजवीर उसके साथ हो लिया। नीचे जाते हुए सीढ़ियों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां हवा कम और डर ज्यादा हो। बेसमेंट का दरवाजा आधा खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, सामने कंप्यूटर स्क्रीन झिलमिला रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। कुछ सिस्टम बंद थे, कुछ फाइल्स डिलीट हो चुकी थीं। अदिति ने तुरंत कहा, लेट हो गए। ये लोग क्लीन अप शुरू कर चुके हैं। राजवीर ने एक सिस्टम ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एरर आ रहा था। तभी अदिति की नजर एक दूसरे टर्मिनल पर पड़ी जो अभी भी चालू था। उसने तेजी से उस पर एक्सेस लिया। स्क्रीन पर कई फोल्डर्स थे, कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स के नाम पर, कुछ कोड में। उसने एक फाइल खोली। उसमें नाम थे, तारीखें थीं और एक कॉलम था जिसमें लिखा था स्टेटस। कुछ में लिखा था कंप्लीटेड, कुछ में पेंडिंग और कुछ में शिफ्टेड। अदिति की आंखें उस लिस्ट पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक लिस्ट है। राजवीर ने पास आकर देखा और उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। मैडम, यह तो बहुत सारे नाम हैं, अदिति ने कहा, और हर नाम के पीछे एक कहानी है जो शायद कभी सामने नहीं आई। तभी रिया की बात उसके दिमाग में गूंजी, मैं अकेली नहीं हूं। अदिति ने एक और फाइल खोली। उसमें स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स थे, जमीन के पेपर्स, इंश्योरेंस क्लेम, प्रॉपर्टी ट्रांसफर फॉर्म्स, और कई जगह सिग्नेचर एक जैसे थे, जैसे किसी ने बार बार कॉपी किए हों। उसने तुरंत कहा, फोर्जरी, और यह बड़े लेवल पर हो रही है। राजवीर ने पूछा, लेकिन यह सब अस्पताल में क्यों? अदिति ने जवाब दिया, क्योंकि यहां लोग कमजोर होते हैं, डरते हैं, और सबसे जरूरी, यहां जो होता है
उसे मेडिकल नाम देकर छुपाया जा सकता है। अचानक पीछे से आवाज आई, आपको यहां आने की अनुमति नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा। दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर ज्यादा था, गुस्सा कम। अदिति ने सीधे कहा, अब अनुमति की जरूरत खत्म हो चुकी है। उसने राजवीर से कहा, इन सभी सिस्टम्स का बैकअप लो, जो भी बचा है सब चाहिए। राजवीर ने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया, लेकिन अदिति जानती थी कि असली डेटा शायद पहले ही हटाया जा चुका है। तभी स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो फाइल दिखा। नाम था रूम 3B रिकॉर्ड। अदिति ने उसे खोला। वीडियो धुंधला था, लेकिन साफ था कि एक लड़की उसी कमरे में बैठी है। सामने कागज रखे हैं और कोई उसे साइन करने के लिए मजबूर कर रहा है। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन शब्द पहचाने जा सकते थे। साइन करो, नहीं तो बाहर नहीं जाओगी। रिया का चेहरा अदिति के दिमाग में उभरा और फिर उसने वीडियो रोक दिया। यह सबूत है और यह सिर्फ शुरुआत है। राजवीर ने धीरे से कहा, मैडम, अगर यह सब बाहर गया तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। अदिति ने उसकी तरफ देखा। यह पहले से बड़ा है, बस अब तक छुपा हुआ था। उसी समय ऊपर से कॉल आया। एक कांस्टेबल ने बताया कि कुछ लोग बाहर मीडिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल का मैनेजमेंट दबाव बना रहा है कि जांच रोकी जाए। अदिति ने बिना सोचे कहा, किसी को भी बाहर जाने मत दो और मीडिया को अभी दूर रखो। उसने फोन रखा और कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, यह सिर्फ डॉक्टर का खेल नहीं है, इसके पीछे और लोग हैं और शायद ऊपर तक। राजवीर ने पूछा, आपको कैसे पता? अदिति ने स्क्रीन पर दिख रही फाइल्स की तरफ इशारा किया। इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले नहीं चलता, इसमें पैसा है, नेटवर्क है और प्रोटेक्शन भी। तभी एक और नाम उसकी नजर में आया, अंजलि मिश्रा। स्टेटस शिफ्टेड। अदिति ने तुरंत कहा, रिया जिस अंजलि की बात कर रही थी, यह वही हो सकती है। राजवीर ने कहा, लेकिन शिफ्टेड का मतलब? अदिति ने गहरी सांस ली। या तो उसे कहीं और ले जाया गया या फिर हमेशा के लिए हटा दिया गया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। अदिति ने स्क्रीन बंद की और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई शक नहीं था, सिर्फ फैसला था। उसने धीरे से कहा, अब यह केस नहीं रहा, यह एक मिशन है। ऊपर लौटते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर सर्वर रूम को देखा, जैसे वह जानती हो कि इस अंधेरे में अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अब एक दरवाजा खुल चुका था और अब जो भी छुपा है वह ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। कॉरिडोर में वापस आते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल बदल चुका है। लोग अब उसे देख रहे थे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहले देख रहे थे। अब उनमें डर था, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि खेल खुल चुका है। रिया को अब थोड़ा होश आ गया था। उसने अदिति को देखा और धीमी आवाज में पूछा, मैडम, क्या और लोग भी? अदिति ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, हाँ, और अब हम उन्हें ढूंढेंगे। उसके शब्दों में कोई नाटक नहीं था, कोई भावनात्मक जोर नहीं था, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतरती है। और उसी पल यह साफ हो गया था कि यह कहानी अब सिर्फ एक लड़की की नहीं रही, यह उन सभी लोगों की थी जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। और अब वह आवाज उठ चुकी थी। कॉरिडोर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कुछ देर पहले तक सामान्य अस्पताल का शोर था, अब वहां दबे हुए कदमों की आहट और फुसफुसाहट थी, जैसे हर कोई समझ चुका हो कि कुछ बड़ा खुल चुका है। अदिति ने बिना रुके सीधे आगे बढ़ते हुए कहा कि इस फ्लोर पर मौजूद हर स्टाफ की लिस्ट तुरंत चाहिए और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। राजवीर ने तुरंत आदेश दिया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि यह मामला अब उसके हाथ से ऊपर जा चुका है। फिर भी इस बार वह पीछे नहीं हट रहा था। रिया को एक सुरक्षित कमरे में शिफ्ट किया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी थी। अदिति ने डॉक्टर को साफ कहा कि उसका इलाज होगा, लेकिन हर प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी और बिना अनुमति कोई कदम नहीं उठेगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे वह जानता हो कि अब खेल खत्म होने की तरफ जा रहा है। उसी वक्त अदिति का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठंडी और संतुलित, अदिति, यह मामला क्या है? यह एसपी आनंद तिवारी की आवाज थी। अदिति ने बिना घुमाए सीधा कहा, सर, एक लड़की को यहां अवैध रूप से बंद रखा गया था
और अब तक जो मिला है उससे लगता है कि यह एक बड़ा नेटवर्क है। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर जवाब आया, तुम्हें पता है यह अस्पताल किसका है? अदिति ने शांत स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मुझे सिर्फ यह पता है कि यहां क्या हो रहा है। फोन के उस पार से आवाज थोड़ी सख्त हो गई। कुणाल मेहता, इस शहर में छोटा नाम नहीं है, ऊपर तक कनेक्शन है। बिना पूरी जांच के कोई बड़ा कदम मत उठाना। अदिति ने तुरंत कहा, सर, जांच शुरू हो चुकी है और सबूत भी मिल रहे हैं। अगर हम अभी रुके तो सब मिटा दिया जाएगा। फिर एक लंबा सन्नाटा रहा, जैसे दोनों तरफ से कोई एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता हो। आखिरकार एसपी ने कहा, सावधानी से काम करो और हर अपडेट मुझे देते रहो। कॉल कट गया, लेकिन उस एक बातचीत ने साफ कर दिया था कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक अस्पताल से नहीं, बल्कि एक सिस्टम से है। राजवीर ने धीरे से पूछा, मैडम, ऊपर से दबाव आ रहा है क्या? अदिति ने उसकी तरफ देखा। दबाव हमेशा आता है, सवाल यह है कि हम झुकते हैं या नहीं। यह सुनकर राजवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मैडम, सच कहूं तो मैं पहले भी ऐसे मामलों में रहा हूं जहां सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह रुक गया। अदिति ने कहा, क्योंकि डर था। राजवीर ने सिर झुका लिया। हां, घर है, बच्चे हैं, मां है, सब दांव पर लग जाता है। अदिति कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, डर गलत नहीं होता, लेकिन गलत के सामने चुप रहना गलत होता है। और आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और की बारी होगी। यह शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, यह एक निर्णय था जो अब पूरे मामले की दिशा तय करने वाला था। उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। मैडम, अस्पताल के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मीडिया को भी खबर मिल गई है। अदिति ने तुरंत कहा, मीडिया को अभी अंदर मत आने देना और भीड़ को कंट्रोल करो। हमें अभी काम करना है। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर डॉ कुणाल मेहता अपने वकील के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह टूटा भी नहीं था, जैसे उसे अभी भी यकीन हो कि वह निकल जाएगा। वकील ने आगे बढ़कर कहा, कैप्टन अदिति, मेरे क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर आपने यह कार्रवाई जारी रखी तो हम कानूनी कदम उठाएंगे। अदिति ने बिना भाव बदले जवाब दिया, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कोर्ट में सबूत भी देखे जाते हैं। कुणाल ने सीधा कहा, आप आर्मी ऑफिसर हैं, यह आपका जुरिसडिक्शन नहीं है। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, जब एक नागरिक की जान खतरे में हो और पुलिस कार्रवाई कर रही हो तो जुरिसडिक्शन का सवाल पीछे रह जाता है। कमरे के अंदर फिर से तनाव बढ़ गया। इसी बीच रिया के पिता भी वहां पहुंच गए थे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी, जैसे वह आखिरी बार सच देखने आए हों। उन्होंने रिया को देखा और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, रिया ने उन्हें देखा और रो पड़ी। वह पल पूरे माहौल को बदल देने वाला था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह एक परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन उसी पल एक कांस्टेबल ने आकर धीमी आवाज में बताया कि कुछ अज्ञात लोग रिया के घर के आसपास घूमते देखे गए हैं। यह सुनते ही रिया के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, मैडम, अगर उन्हें पता चल गया कि हमने शिकायत की है तो। उनकी आवाज कांपने लगी। अदिति ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब आप अकेले नहीं हैं और जो भी होगा सामने होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। रिया के पिता ने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप कहें तो हम केस वापस ले लेते हैं, हमें किसी परेशानी में नहीं पड़ना। यह सुनकर राजवीर ने भी एक पल के लिए अदिति की तरफ देखा, जैसे वह जानना चाहता हो कि अब क्या होगा। अदिति ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर आप आज पीछे हटे तो यह लोग जीत जाएंगे और कल किसी और को इसी तरह बंद किया जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अगर हम चुप रहे तो अंजलि दीदी का क्या और उन बाकी लोगों का क्या? यह सुनकर उनके पिता ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन उसके पीछे एक नई ताकत भी दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अदिति ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसी वक्त राजवीर वापस आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थीं। मैडम, सर्वर से जो डेटा मिला है उसमें कई नाम हैं और कुछ ट्रांजैक्शन भी दिख रहे हैं, बड़ी रकम की। अदिति ने फाइल देखी
और उसकी आंखें और सख्त हो गईं। मतलब यह सिर्फ मजबूरी नहीं, बिजनेस है। कॉरिडोर के बाहर हलचल और बढ़ गई थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। लोग अब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि समझ भी रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला है। अदिति ने धीरे से कहा, अब हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि यह लोग अपने बाकी सबूत भी मिटा दें। राजवीर ने पूछा, अगला कदम? अदिति ने बिना रुके जवाब दिया, पूरा रिकॉर्ड, हर दस्तावेज, हर गवाह, और सबसे जरूरी वह कड़ी जो इन सबको जोड़ती है। उसकी नजर सीधे कुणाल पर गई, जो अभी भी वहीं खड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखों में पहली बार हल्का सा डर दिखाई दिया, और उसी पल यह साफ हो गया कि अब खेल बदल चुका है। क्योंकि अब यह सिर्फ जांच नहीं रही थी, यह सीधी टक्कर थी। और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कॉरिडोर में बढ़ती हलचल अब किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी, लेकिन अदिति के चेहरे पर वही स्थिरता थी जो हर बड़े फैसले से पहले आती है। उसने बिना समय गंवाए राजवीर को इशारा किया और कहा कि अब सबसे जरूरी काम है सबूतों को सुरक्षित करना, क्योंकि अगर एक भी कड़ी हाथ से निकल गई तो पूरा मामला कमजोर हो जाएगा। राजवीर ने तुरंत टीम को निर्देश दिए, और कुछ ही देर में अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की मौजूदगी और मजबूत हो गई। लेकिन यह साफ था कि दूसरी तरफ भी तैयारी शुरू हो चुकी थी। अदिति सीधे सर्वर रूम की तरफ बढ़ी, जहां से उन्हें पहले कुछ डेटा मिला था, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कुछ सिस्टम पूरी तरह बंद कर दिए गए थे, और कुछ हार्ड ड्राइव्स गायब थीं, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर हर निशान मिटाने की कोशिश की हो। राजवीर ने गुस्से में कहा, मैडम, ये लोग सब साफ कर चुके हैं। अदिति ने बिना घबराए जवाब दिया, जो पूरी तरह मिटाया जाता है वही सबसे ज्यादा बोलता है। बस हमें सही जगह देखना होगा। उसने एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया जो पुलिस के साथ आया था, और उसे निर्देश दिया कि हर सिस्टम का बैकअप लिया जाए, चाहे वह आधा डिलीट हो या करप्ट। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर कुछ रिकवर हुई फाइल्स दिखने लगीं, और उनमें वही पैटर्न था, नाम, तारीखें और स्टेटस। लेकिन इस बार एक और कॉलम दिख रहा था, जिसमें बड़े अमाउंट्स दर्ज थे। अदिति ने धीरे से कहा, यह सिर्फ सिग्नेचर का खेल नहीं है, यह पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है। राजवीर ने पूछा, मैडम क्या मतलब? अदिति ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां हर केस के साथ पैसा जुड़ा है। कोई इंश्योरेंस क्लेम, कोई जमीन का ट्रांसफर, कोई बैंक डॉक्यूमेंट, और सब एक ही चैनल से गुजर रहे हैं। उसी वक्त एक और फाइल खुली, जिसमें वीडियो क्लिप्स थीं, और उनमें साफ दिख रहा था कि अलग अलग लोग एक ही कमरे में बैठकर कागजों पर साइन कर रहे हैं। कुछ डरे हुए, कुछ मजबूर, और कुछ लगभग बेहोश। अदिति ने वीडियो रोक दिया और कहा, यह मजबूरी नहीं, यह सिस्टमैटिक क्राइम है। तभी एक बड़ा खुलासा सामने आया। एक फाइल में कुछ नाम हाईलाइट थे, और उनके साथ एक नोट लिखा था, वीआईपी क्लियरेंस। राजवीर ने तुरंत पूछा, यह क्या है? अदिति ने गहरी सांस ली और कहा, मतलब यह है कि ऊपर तक कनेक्शन है, और कुछ लोग इस पूरे खेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजवीर ने धीरे से कहा, मैडम, अगर यह सच है तो मामला बहुत बड़ा है। अदिति ने बिना हिचके जवाब दिया, मामला पहले से बड़ा था, बस अब दिख रहा है। उसी समय एक कांस्टेबल भागता हुआ आया और बोला, मैडम, अस्पताल के अकाउंट सेक्शन से कुछ लोग फाइल्स लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने 2 को पकड़ लिया है। अदिति ने तुरंत कहा, उन्हें यहीं लाओ। कुछ ही देर में 2 कर्मचारी अंदर लाए गए। उनके चेहरे पर डर साफ था। उनमें से एक ने आते ही कहा, मैडम, हमने कुछ नहीं किया, हमें बस कहा गया था कि ये फाइल्स हटानी हैं। अदिति ने शांत स्वर में पूछा, किसने कहा? उसने घबराकर इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, सर, डॉ कुणाल ने। राजवीर ने तुरंत नोट किया और कहा, मैडम, अब सीधा लिंक है। अदिति ने उस कर्मचारी से और पूछा, इन फाइल्स में क्या है? उसने कांपते हुए जवाब दिया, मैडम, इसमें उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे साइन करवाए गए थे, और कुछ ओरिजिनल रिकॉर्ड भी हैं जिन्हें बाद में बदल दिया गया। यह सुनते ही अदिति ने तुरंत कहा, सब सील करो और हर डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाओ। अब तक खेल पूरी तरह बदल चुका था। कॉरिडोर में खड़े डॉ कुणाल मेहता को जब यह खबर मिली तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत अपने वकील से बात की,
लेकिन अब उसकी आवाज में वह ठंडापन नहीं था जो पहले था। अब उसमें घबराहट थी। अदिति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके कदम न तेज थे न धीमे, लेकिन उनमें एक ऐसा विश्वास था जो सामने वाले को खुद ही कमजोर कर देता है। उसने सीधे कहा, अब भी कहेंगे कि यह सब झूठ है? कुणाल ने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, आपको लगता है कि कुछ फाइल्स और वीडियो से आप मुझे फंसा लेंगी? यह इतना आसान नहीं है। अदिति ने तुरंत जवाब दिया, आसान नहीं है, लेकिन अब नामुमकिन भी नहीं है। राजवीर ने बीच में कहा, मैडम, हमें वारंट के लिए अप्लाई करना होगा ताकि गिरफ्तारी पक्की हो सके। आदिति ने सिर हिलाया, वारंट आएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज चाहिए। क्या? ओरिजिनल रिकॉर्ड, जो अभी भी इनके पास कहीं छुपा है। राजवीर ने तुरंत समझ लिया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने कहा, मतलब अभी और कुछ बाकी है? अदिति ने कहा, हमने जो देखा है वह सिर्फ फ्रंट है। असली चीज हमेशा बैकअप में रखी जाती है और वही हमें केस को पक्का बनाएगी। उसी समय रिया को भी वहां लाया गया। उसने अदिति को देखा और धीरे से कहा, मैडम, मुझे याद आया, जब उन्होंने मुझे यहां रखा था तो एक आदमी बार बार कह रहा था कि ऊपर वाले रूम में फाइल्स रख दो। अदिति ने तुरंत पूछा, कौन सा रूम? रिया ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। शायद टॉप फ्लोर, जहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। यह एक और नई कड़ी थी। अदिति ने बिना देर किए कहा, चलते हैं। राजवीर ने टीम को तैयार किया और कुछ ही मिनटों में वे उस फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे जहां शायद इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सबूत छुपा था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब यह साफ था कि जो भी वहां मिलेगा वही इस केस की दिशा तय करेगा। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है और इस बार लॉक पहले से ज्यादा मजबूत था। राजवीर ने कहा, मैडम, यह जगह खास लग रही है। अदिति ने बिना जवाब दिए दरवाजे को देखा, जैसे वह समझ रही हो कि इसके पीछे क्या छुपा है। फिर उसने धीरे से कहा, अब खेल खत्म होने वाला है। और अगले ही पल दरवाजा तोड़ने का आदेश दे दिया गया। उस आवाज के साथ जो सन्नाटा टूटा, वह सिर्फ एक दरवाजे का नहीं था, वह पूरे सिस्टम के टूटने की शुरुआत थी। दरवाजे पर जैसे ही पहला जोर पड़ा, पूरा फ्लोर गूंज उठा और उसी आवाज में जैसे अब तक छुपा हुआ सच भी कांपने लगा। दूसरा वार और तीसरा वार, और फिर लॉक टूट गया। दरवाजा अंदर की तरफ धक्का खाकर खुला और सामने जो था उसने कुछ सेकंड के लिए सबको रोक दिया। ये कोई साधारण स्टोरेज रूम नहीं था, यह एक छुपा हुआ रिकॉर्ड रूम था। दीवारों पर अलमारियां थीं और उनमें फाइल्स करीने से रखी हुई थीं। लेकिन यह करीना व्यवस्था नहीं, बल्कि साजिश का हिस्सा था। अदिति धीरे धीरे अंदर बढ़ी, उसकी नजर हर फाइल पर घूम रही थी, जैसे वह मून नहीं बनाने, सिर्फ कागज नहीं पढ़ रही थी, बल्कि उन लोगों की कहानी पढ़ रही थी जिनकी आवाज कभी बाहर नहीं आई। राजवीर ने एक फाइल उठाई और खोली। उसके अंदर ओरिजिनल दस्तावेज थे जिन पर बाद में बदलाव किया गया था। जमीन के कागज, इंश्योरेंस क्लेम, बैंक एग्रीमेंट्स और हर जगह सिग्नेचर थे, कुछ असली, कुछ नकली, लेकिन पैटर्न एक ही था। मजबूरी का फायदा उठाकर दस्तावेज हासिल करना और फिर उन्हें अपने हिसाब से बदल देना। अदिति ने एक और अलमारी खोली। उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स की हार्ड ड्राइव्स थीं। उसने तुरंत कहा, यही है असली बैकअप। टीम ने तुरंत सब कुछ सील करना शुरू कर दिया। हर हार्ड ड्राइव, हर फाइल, हर दस्तावेजेज अब सबूत बन चुका था। अब यह मामला शक से निकलकर प्रमाण में बदल चुका था। कॉरिडोर के बाहर खड़े डॉ कुणाल मेहता को जब यह खबर मिली तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह तेजी से अंदर आया और गुस्से में बोला, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रही हैं? यह सब अवैध है। अदिति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अवैध वह होता है जो छुपाया जाता है, और जो सामने आ रहा है वह सच है। कुणाल ने आखिरी कोशिश की, आप मुझे नहीं रोक सकती। आपको ऊपर से कॉल आएगा और सब रुक जाएगा। अदिति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कॉल आएगा, लेकिन इस बार रिकॉर्ड भी जाएगा। यह सुनते ही कुणाल चुप हो गया। राजवीर ने तुरंत कहा, मैडम, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अदिति ने सिर हिलाया और कहा, प्रक्रिया अभी शुरू होती है। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में खबर फैल गई। पुलिस ने मुख्य एंट्री को सील कर दिया
और मीडिया को भी अब जानकारी मिल चुकी थी। कैमरे बाहर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन इस बार कहानी अंदर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। अदिति ने सामने खड़े कुणाल की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, डॉ कुणाल मेहता, आपको अवैध हिरासत, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आर्थिक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कॉरिडोर में खामोशी छा गई, जैसे हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा था। कुणाल ने एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे हिरासत में लिया, और उसी पल वह सिस्टम जो अब तक अजेय लगता था, पहली बार कमजोर दिखाई दिया। रिया को जब यह सब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह डर के नहीं थे, यह राहत के थे। उसके पिता उसके पास खड़े थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब खत्म हो गया बेटा। लेकिन अदिति ने धीरे से कहा, खत्म नहीं, शुरू हुआ है। राजवीर उसके पास आया और बोला, मैडम, मैंने बहुत केस देखे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि सच इतने साफ तरीके से सामने आया। अदिति ने उसकी तरफ देखा। सच हमेशा साफ होता है, बस हम उसे देखने की हिम्मत नहीं करते। बाहर मीडिया अब लगातार सवाल पूछ रही थी, लेकिन अदिति जानती थी कि असली काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक नेटवर्क का खुलासा था, और अब इस नेटवर्क की हर कड़ी तक पहुंचना जरूरी था। रिया धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अदिति को देखा और कहा, मैडम, अगर आप नहीं आती तो शायद मैं कभी बाहर नहीं आ पाती। अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आवाज ने मुझे यहां तक पहुंचाया। अगर तुम बोलती नहीं तो शायद यह सब कभी सामने नहीं आता। रिया ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। राजवीर ने भी आगे बढ़कर कहा, मैडम, मैं मानता हूं मैं पहले डर गया था, लेकिन अब नहीं, अब यह पूरा केस अंत तक जाएगा। अदिति ने कहा, डर खत्म नहीं होता, बस सही वक्त पर पीछे हटना बंद करना पड़ता है। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी अस्पताल की दीवारों पर पड़ रही थी। वही दीवारें जो अब तक सच को छुपा रही थीं, अब उसी रोशनी में उजागर हो चुकी थीं। अदिति ने एक बार पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा और फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक सिस्टम था, और सिस्टम तब बदलता है जब कोई उसे चुनौती देता है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां एक एक करके वहां से निकलने लगीं, और साथ में वह कहानी भी जो अब पूरे शहर में फैलने वाली थी। और शायद कहीं कोई और भी यह देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि अगर आवाज उठाई जाए तो बदलाव संभव है। और यही इस कहानी का असली सच था। अगर एक इंसान खड़ा हो जाए तो डर कमजोर पड़ जाता है, और जब सच सामने आता है तो सबसे बड़ा नाम भी छोटा हो जाता है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो याद रखिए कि हर गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी ही वह ताकत है जिससे ऐसे सिस्टम चलते हैं, और एक आवाज ही वह शुरुआत है जिससे वह टूटते हैं। अगर आपको लगता है कि सच को सामने आना चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि डर से बड़ा कुछ नहीं होता और हिम्मत से बड़ा भी कुछ नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वह एक आवाज होती है जो किसी और के लिए रास्ता बनाती है। क्योंकि बदलाव हमेशा एक सवाल से शुरू होता है और एक आवाज से आगे बढ़ता है, और शायद अगली आवाज आपकी हो सकती है।